हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और एनसीएफ को जारी करने वाला था एनसीईआरटी। एनसीएफ एक मार्गदर्शक दस्तावेज है और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन तथा समग्र विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यानी एनसीएफ एक दस्तावेज है जो शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट है एनसीएफ के निम्नलिखित संस्करण अब तक हुए हैं। सबसे फर्स्ट 1975 में, फिर 1988, 2000, 2005, फिर लास्ट 2022 एंड 2023। एनसीएफ 2005 बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क लाया गया था और इस एनसीएफ की अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल नेगी थी। और इस एनसीएफ में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो अधिगम कराया जाए वो बालक को बिना बोझ के हो, उसे खेल के द्वारा, उसे गतिविधि के द्वारा, इस तरह से उसके लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना था। अब हम जानेंगे एनसीएफ के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना, यानी बालक को सिर्फ ज्ञान से सीमित ना रखना बल्कि उसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना और जो कुछ भी सीख रहा है उसे अपने जीवन में उपयोग कर सके। इस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेकंड है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा का केंद्रक बालक हो, बालक की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता के अनुसार जितने भी पाठ्यक्रम हो। थर्ड है समावेशी शिक्षा। न केवल एक सामान्य बालक बल्कि विशिष्ट बालक को भी एक साथ शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें हीन भावना ना हो, उन्हें अलगाव महसूस ना हो। इस तरह से समावेशी शिक्षा को लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र विकास। बालक के सभी पक्षों का विकास, उसके फिजिकल, उसके कॉग्निटिव, उसके मेंटल, उसके इमोशनल, उसके सोशल, सभी पक्षों का विकास को ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षता आधारित अधिगम, यानी बालक को न केवल उसे रटकर सीखने में बल देना बल्कि इस योग्य बनाना, उसे सक्षम बनाना कि उसके कौशल का विकास हो। और यहाँ तक कि एनईपी के द्वारा 6 क्लास से बालक को वोकेशनल कोर्स प्रदान किया जाना है, जिससे बालक अपने भावी जीवन में उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है प्रभावी एवं सतत मूल्यांकन, यानी जो मूल्यांकन हो कंटिन्यूअस हो और इफेक्टिव तरीके से हो। नेक्स्ट है एनसीएफ यानी फाउंडेशनल स्टेज। अब इसे 2022 आफ्टर एनईपी 2020 लाया गया। एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे का आयु होता है वो 3 से 8 साल के बीच का होता है। आगे कक्षा बाल वाटिका से 2 तक होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है खेल आधारित शिक्षा, यानी फाउंडेशनल स्टेज में बालक बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी और क्लास 1 और 2 में होता है और इस वक्त उसे शिक्षा खेल आधारित देनी है, यानी खेल खेल के द्वारा अधिगम कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधि एवं अनुभव आधारित अधिगम, यानी बालक को एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि इस एज में बालक खेलना पसंद करता है, इसलिए जितने भी उसे अधिगम कराया जाए वो खेल आधारित हो, एक्टिविटी के थ्रू सिखाने जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा एवं गणित की मजबूत नींव। एफएलएन के तहत बालक को फाउंडेशनल स्टेज तक उसे भाषा एवं गणित की जो बुनियादी तौर पे पढ़ना लिखना, गणितीय कॉन्सेप्ट को समझना, यानी जोड़ घटाव, ये सब आनी चाहिए। ये एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के तहत लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा, यानी फाउंडेशनल स्टेज में बालक का जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र विकास, यानी बालक का सभी पक्षों का विकास करना है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सभी पक्षों का विकास करना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन,
मूल्यांकन अवलोकन आधारित हो। यहाँ ना ही उसे पेन पेपर टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन करना है, बल्कि उसको ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है सामाजिक भावनात्मक विकास। इस समय बालक चाइल्डहुड एज में होता है और इस समय वो अपने परिवार से सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, तो इस तरह से उसमें सामाजिक और जो भावनात्मक विकास को ध्यान में रखा जाना है। नेक्स्ट है NCF-SE यानी स्कूल एजुकेशन, और यह NCF 2023 में लाया गया। स्कूल एजुकेशन के तहत बालक का आयु 8 से 18 वर्ष होता है और कक्षा 3 से 12 तक का होता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दक्षता आधारित शिक्षा। स्कूल एजुकेशन में बालक को जितनी भी लर्निंग कराई जा रही है वो रट्टा मारकर सीखना पे बल ना देकर उसके कौशल और समझ को विकसित करना है, यानी किसी काम को ठीक से करने का योग्यता लाना है, जिससे वो अपने जीवन में, अपने असल जीवन में उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम लचीला एवं बहुविषयक होना है। जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी है और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होना है। मतलब समय और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को चेंज किया जा सकता है और उसमें अन्य विषयों को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक और परियोजना आधारित अधिगम। और स्कूल एजुकेशन में बालक को उसके अनुभव के द्वारा लर्निंग कराना, उसे परियोजना यानी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इसके थ्रू उसे लर्निंग कराना है, क्योंकि इस स्टेज में बालक में सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है, तो इस तरह से उसे लर्निंग करानी है। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर बल देना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मतलब CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब बालक के एकेडमिक थिंग्स यानी FASE का तो मूल्यांकन करना ही है, साथ ही उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्तर पर उसका मूल्यांकन करना, यानी उसके 360 डिग्री का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 21वीं सदी के कौशलों का विकास। बालक को विभिन्न प्रकार के कौशल में दक्ष बनाना। यहाँ तक कि NEP 2020 के तहत बालक को 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स और कोडिंग जैसे विषयों को लाया गया, जिससे बालक में कौशल का विकास हो पाए। नेक्स्ट है समानता, समावेशन और संवैधानिक मूल्यों पर जोर देना, क्योंकि स्टेज में बालक में समझ आ जाती है, वे इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, इसलिए इन समानता, समावेशन और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे NCF यानी फाउंडेशनल स्टेज के तहत पंचकोश नामक कॉन्सेप्ट को लाया गया। यहाँ बच्चे का विकास 5 आयामों के द्वारा करना है, बताया गया है। फर्स्ट है अन्नमय यानी शारीरिक विकास पर ध्यान देना है। बालक को पोषक पदार्थ दिए जाने हैं, उसे अच्छे अन्न दिए जाने हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास हो पाए। सेकेंड है प्राणमय, जैसे योग, व्यायाम के द्वारा उसमें ऊर्जा विकसित करना है। थर्ड है मनोमय यानी मानसिक स्वास्थ्य। फोर्थ है विज्ञान में, यानी बालक में तर्क शक्ति, समस्या समाधान और विज्ञान से रिलेटेड जितने भी टर्म है उन सब का विकास करना। फिफ्थ है आनंद में, बालक में रचनात्मक आंतरिक खुशी की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है NCF स्कूल एजुकेशन के तहत पंचपदी नामक कॉन्सेप्ट लाया गया और इसके तहत अधिगम की प्रक्रिया को 5 चरणों में संचालित करना है। फर्स्ट है आरंभ यानी इंगेज, बालक में रुचि जगाना है, जैसे उसे प्रीवियस नॉलेज चेक करना है, फिर उसे प्रेरित करना है, इस तरह से उसे इंगेज करना है। सेकेंड है अन्वेषण यानी एक्सप्लोर, बालक में प्रयोग, खोज के गुणों का विकास करना है। थर्ड है व्याख्या यानी एक्सप्लेन, यानी बालक जो कुछ भी सीख रहा है उसे अपने विचारों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा व्यक्त कर पाए। फोर्थ है विस्तार यानी इलाबोरेट,
यानी बालक जो कुछ भी सीख रहा है उसे अपने जीवन में उपयोग कर पाए। और लास्ट है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट। बालक अब तक क्या सीखा है उसकी समीक्षा करना, जांच करना। अब हम आगे जानेंगे तीन भाषा सूत्र, जिसे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का सुझाव कोठारी आयोग जो 1964-66 में लाया गया था, इसके द्वारा दिया गया था और NEP 1968 के द्वारा इसे अपनाया गया। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का उद्देश्य है भाषाई एकता, राष्ट्रीय एकीकरण और बहुभाषिकता को बढ़ाना। अब हम जानेंगे प्रथम भाषा के अंतर्गत क्या है। तो प्रथम भाषा के अंतर्गत मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। जो बालक की पहली भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए या फिर वो क्षेत्रीय भाषा हो। यहाँ तक NEP के थ्रू जो प्रारंभिक शिक्षा यानी 5th क्लास तक उसे मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा। अब इसके अंतर्गत हिंदी या अन्य भारतीय भाषा को स्थान दिया गया है। जैसे जो नॉन हिंदी राज्य हैं उन्हें हिंदी भाषा और जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन्हें अन्य भारतीय भाषा अपनाने को कहा गया। और इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं के बीच समझ व संपर्क को बढ़ाने का उद्देश्य था। तृतीय भाषा, इसके अंतर्गत अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा को जोड़ना। नॉन भाषीय राज्य हैं उनमें आधुनिक भारतीय भाषा को ऐड करना और जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अंग्रेजी भाषा को ऐड करना। और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, रोजगार और वैश्विक संवाद में सहायता के लिए तृतीय भाषा को ऐड किया गया। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज को एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज लिया गया है। अब हम फ्रेंड्स कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, यानी अनुभव से जो अधिगम होता है वो किस पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी बालक जो कुछ भी सीख रहा है वो शिक्षक द्वारा नियंत्रित हो। तो ऐसा नहीं है, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, यानी जो सीख रहा है बच्चा उसमें उसे पुनर्वलन चाहिए, उसे मोटिवेशन चाहिए और वो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन मतलब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, खुद के प्रयोग या अनुभव के द्वारा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो रहा है, जिससे बालक तर्क वितर्क कर पा रहा है, अपनी सोच का ही चिंतन कर रहा है। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड ना मानकर प्रोडक्ट ओरिएंटेड मानना है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए क्या तरीका हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। जो बालक स्वतंत्र रूप से चिंतन कर पा रहा है, अपना तर्क वितर्क लगा रहा है, उसे हतोत्साहित करना है। और जो घोषणात्मक यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज है, यानी उस पर केंद्रित करना है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड है कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्याओं से बचने के लिए नहीं बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, मतलब पहले से ही जो समस्या है उसके समाधान यानी कि सॉल्यूशन उसे देना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना,
मतलब उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए प्रोत्साहन करना है, उसे तर्क वितर्क अपने चिंतन का ही और चिंतन करना, इस तरीके से उसमें तर्क वितर्क की भावना आएगा, उसे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्ची अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होते हैं। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? एक बच्ची है, वो मातृभाषा के द्वारा स्कूल प्रारंभ करती है, लेकिन जैसे वो हाई स्कूल जाती है वो अन्य भाषा सीखने लगती है। कौन सी भाषा शिक्षा युक्ति है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा प्रथम नीति। तो मातृभाषा प्रथम नीति यानी सिर्फ उसमें वो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करेगी, तो ऑप्शन गलत है। सेकेंड है भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र। यहाँ थ्री लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो बच्ची अपनी मातृभाषा से शुरुआत करती है और वो हाई स्कूल जाने के बाद अनेक भाषाएं सीखती है, तो ये एक तरीके से एक भाषा से वो अनेक भाषा सीख रही है, तो इस तरीके से ये मातृभाषा से बहुभाषिकता की ओर जा रही है। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर्थ है भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति। यहाँ कोई नई शिक्षा नीति का बात नहीं किया जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है एनसीए 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? यानी सभी के लिए गणित, यानी गणित विषय सभी को पढ़ना है, तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए। यहाँ फर्स्ट में ही बोल दिया सभी के लिए गणित, यहाँ कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए सिर्फ हो, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। क्या ऐसा बोलना सही है? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सामान्य कठिनाई सिर्फ हल करेगा बालक, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान पर बल देना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सभी के लिए गणित और यहाँ बोला है विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों के जो गणितज्ञ का जो योगदान है उन पे बल देना, क्योंकि उनके बारे में जब बतलाया जाएगा उनके योगदान के बारे में, तो बालक को पता चलेगा कि गणित सभी के लिए है, यहाँ से कोई एक विशिष्ट वर्ग किसी एक लेवल तक ही नहीं, बल्कि ये सभी के लिए है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर्थ है गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए, यानी जो गणित में अच्छे हैं उन बच्चों को अलग से शिक्षण देना, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक साथ ही शिक्षण देनी है, लेकिन विभेदित तरीके से देनी है, तो ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आई होप फ्रेंड्स एमसीएफ और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।